हेलो डीएवियंस, मेरा नाम है मनीष। वेलकम टू डीएवी गुरु। आज हम लोग क्लास 8 का सोशल साइंस पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 और 8 को कंप्लीट कर लिया है, जिसके वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिटेल में पढ़ना है। इसमें हम लोग लैंड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, सॉइल के बारे में और वाटर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लंबा है, इसीलिए इसको हम लोग 2 से 3 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है, और अगर ये चैप्टर आपके स्कूल के सिलेबस में है तो आप कमेंट करके बताइएगा। इसके अगले पार्ट्स का वीडियो भी हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। इस चैनल पर आपको ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट्स का वीडियोस मिल जाएगा। उनको देखने के लिए सिंपली आपको यूट्यूब पर डीएवी गुरु सर्च करना है और इस चैनल पर आ जाना है। उसके बाद आपको प्लेलिस्ट में जाना है, जहां पर अलग अलग कैटेगरीज में आपको हर क्लासेस के वीडियोस मिल जाएंगे, और यहां से आप अपने क्लास के वीडियोस को बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। इन वीडियोस को हमेशा फ्री रखने के लिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताइए। ये चैप्टर काफ़ी ब्रॉड है, बहुत सारे टॉपिक्स हमें इसमें कवर करने हैं, इसीलिए जल्दी से एक बार ब्रेन मैपिंग कर लेते हैं ताकि इसका एक ब्रीफ आइडिया हमारे दिमाग में फिट हो जाए। सबसे पहले तो हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग लैंड रिसोर्सेज के बारे में डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे, जिसके अंदर में ही हमें लैंड यूज़ के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद हम लोग सॉइल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, जिसके अंदर में हमें 2 मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन और दूसरा है सॉइल कंजर्वेशन। उसके बाद तीसरा टॉपिक आता है, तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है वाटर रिसोर्सेज। इसके अंदर में भी हमें 2 टॉपिक पढ़ना है। पहला है पॉल्यूशन ऑफ वाटर और दूसरा है वाटर कंजर्वेशन मेथड्स। इसके बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 8 आपका बोर्ड्स है, इसीलिए पूरे चैप्टर को, जितना भी टॉपिक इसमें है, सबको अच्छे से समझिए ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको आसानी से आंसर कर पाएँ। इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स पे आने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं अपने अर्थ के बारे में, जो कि ऑलरेडी हमने क्लास 6 और 7 में पढ़ रखा है। हमारा जो अर्थ है एक यूनिक प्लेनेट है। पूरे सोलर सिस्टम में हमारे अर्थ जैसा कोई दूसरा प्लेनेट नहीं है। हमारे अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है क्योंकि हमारे अर्थ पर 4 स्फीयर्स हैं, जिसमें कि पहला है लिथोस्फीयर, दूसरा है एटमॉस्फेयर, तीसरा हाइड्रोस्फीयर और चौथा है बायोस्फीयर। इन चारों स्फीयर्स के बारे में क्लास 7 में आपने डिटेल में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 1 में। हमारे अर्थ पर जो लैंड वाला पोर्शन है उसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं, एयर वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वाटर वाले पोर्शन को हम लोग हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसका जो पोर्शन है उसको हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं। हमारे अर्थ का जो सरफेस है उसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट लैंड वाला होगा और एक पार्ट वाटर वाला होगा। अगर हम लोग लैंड वाले पोर्शन की बात करें तो 30% पूरे सरफेस एरिया का, पूरे अर्थ के सरफेस एरिया का 30% पार्ट जो है वो आपको लैंड मिलेगा हमारी धरती पर, और बाकी का जो 70% पार्ट बचा ना, उस पर आपको वाटर मिलेगा। पूरा पानी से भरा हुआ है, 70% पार्ट पानी से भरा हुआ है हमारी धरती का, और 30% पार्ट जो है उतना ही हमारा ज़मीन है, उतने दूर में हम लोग रहते हैं। यहाँ पर इस वाले लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर चारों स्फीयर का नाम दिया गया है, आप इसको अंडरलाइन करके याद कर लीजिएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, हमारी धरती पर 30% एरिया लैंड है और बाकी का जो 70% एरिया है वो वाटर है। यहाँ से हमारा पहला मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, जो कि है लैंड रिसोर्सेस। लैंड यानी कि ज़मीन। लैंड हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। जितने भी रिसोर्सेस हमारे पास है, सबसे इम्पॉर्टेंट लैंड ही है। इसका पहला रीज़न ये है कि अगर आपके पास लैंड ही नहीं रहेगा तो आप एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। आप इमेजिन कीजिए कि आपके पैर के नीचे से ज़मीन ही गायब हो जाए तो क्या कुछ एग्जिस्ट कर पाएगा। और इसका दूसरा रीज़न ये है कि बाकी के जितने भी रिसोर्सेस हमारे पास है वो सब हमें लैंड से ही मिलता है। यही चीज़ यहाँ पर फर्स्ट लाइन में बताया गया है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स अपॉन विच ऑल ह्यूमन एक्टिविटी इज बेस्ड इज लैंड। हम लोग एग्री करते हैं इस बात से, बिल्कुल सही बात है। जितना भी ह्यूमन एक्टिविटी है ना वो लैंड पर ही बेस्ड है। अगर लैंड नहीं होगा तो कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग लैंड को सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिसोर्स बोल सकते हैं। हम लोग ज़मीन पर बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि हम लोग फसल उगाते हैं, हम लोग घर बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, रेलवे ट्रैक्स बिछाते हैं, इंडस्ट्रीज़ हम लोग बनाते हैं, हम लोग अपने पशुओं को चारा खिलाते हैं, और यहाँ तक कि हम लोग माइनिंग भी करते हैं। ज़मीन को खोद कर उसके अंदर के रिसोर्सेज को भी हम लोग निकालते हैं। इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, भोजन से रिलेटेड हो, शेल्टर यानी कि घर से रिलेटेड हो, और क्लोथिंग यानी कि कपड़े से रिलेटेड हो, सभी लैंड पर ही होते हैं। हर एक्टिविटी ज़मीन पर ही होता है।
हमारा जो लिथोस्फीयर है यानी कि हमारा जो ज़मीन वाला पार्ट है उसमें बहुत सारे लूज सरफेस मटेरियल आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा मटेरियल जो कि हमारे ज़मीन के सरफेस पर होता है और लूज होता है, और उस मटेरियल को हम लोग सॉइल बोलते हैं यानी कि मिट्टी बोलते हैं। हमारी जो मिट्टी है ना वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, दो चीज़ों से मिलकर बनी है। पहला है ऑर्गेनिक मैटर्स और दूसरा है इनऑर्गेनिक मैटर्स। अब बात ये आती है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर हम लोग किसको बोलेंगे, उसके बारे में यहाँ से बताया गया है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो होता है मिट्टी का, उसमें डेड और डीकम्पोज्ड पार्ट्स आते हैं, एनिमल्स के भी और प्लांट्स के भी। जब एनिमल्स या प्लांट्स मर जाते हैं तो उसका जो बॉडी होता है ना वो डीके होने लगता है, वो सड़ने लगता है, उसका डीकम्पोजिशन होने लगता है और उसके बाद वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तो मिट्टी का वो भी तो एक पार्ट हो गया, और इसी को हम लोग ह्यूमस भी कहते हैं। जो डेड और डिकेइंग पार्ट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं ना उसी को ह्यूमस भी कहा जाता है। सॉइल के दूसरे कंपोनेंट यानी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या आता है वो भी आप याद रखिएगा। इसमें रॉक पार्टिकल्स आते हैं यानी कि पत्थर के टुकड़े, और मिनरल्स आते हैं जैसे कि लाइम हो गया, आयरन हो गया, एटसेट्रा। जब ये सारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट और ऑर्गेनिक कंपोनेंट मिल जाते हैं उसके बाद ही मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। सॉइल इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द लॉन्ग कंटिन्यूड वेदरिंग प्रोसेस ऑफ रॉक्स। इसके बारे में भी हमने क्लास 7 में पढ़ा था। मिट्टी का जो फॉर्मेशन होता है ना कंटिन्यूड वेदरिंग प्रोसेस ऑफ रॉक्स के कारण होता है। बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं ना धीरे धीरे टूट टूट कर छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदलते हैं, और यही पार्टिकल्स जब एक जगह जमा हो जाते हैं तो मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। यही पार्टिकल्स मिट्टी बना देते हैं। इसके साथ साथ मिट्टी में वाटर और एयर भी पाए जा सकते हैं, और ये मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह होता है ना वहाँ पर रहते हैं। आगे हमें बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड का 90% पॉपुलेशन जो है वो प्लेन एरिया में रहते हैं, और यहाँ पर एलुवियल सॉइल पाया जाता है। और हर जगह का प्लेन एरिया नहीं, सिर्फ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में जो प्लेन एरिया जाते हैं वहीं पर 90% पॉपुलेशन आपको दिखेगा। इन एरियाज को हम लोग ग्लोब में भी देख सकते हैं। आपको पता है कि बीच में इक्वेटर होता है, और इक्वेटर के दोनों तरफ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो एरिया है ना इसी को हम लोग ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं, और इसी में आपका मैक्सिमम पॉपुलेशन पाया जाता है। अगर आप नॉर्थ पोल में जाएंगे या साउथ पोल के पास जाएंगे तो यहाँ पर पॉपुलेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लेन्स तो होते हैं लेकिन यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, लोग यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। जिस एरिया में हमारा 90% पॉपुलेशन रहता है वहाँ पर इंटेंसिव क्रॉप कल्टीवेशन होता है, अधिक मात्रा में यहाँ पर खेती होती है, और हाई यील्ड्स भी हमें देखने को मिलता है, मतलब फसल की पैदावार जो होती है ना वो भी बहुत अधिक होती है। ऑल दीज एरिया सपोर्ट डेंस पॉपुलेशन, और इस एरिया में आपको डेंस पॉपुलेशन यानी कि घनी आबादी देखने को मिलेगी। अगर हम लोग स्पार्स पॉपुलेशन वाले एरियाज की बात करें, ऐसे एरिया जहाँ पर बहुत कम आबादी पाई जाती है, बहुत कम लोग पाए जाते हैं, तो ये वैसे एरिया होते हैं जहाँ का एल्टीट्यूड बहुत ऊँचा होता है। बहुत ऊंचाई पर अगर कोई एरिया है ना तो यहाँ पर बहुत कम लोग पाए जाएंगे। उसी तरह से जो डिजर्ट वाला एरिया होता है और इक्वेटर के आसपास का जो जंगल होता है, जहाँ पर आपको ढलान देखने को मिलेगा, अचानक से ज़मीन ऊंचा हो जाएगा, अचानक से ज़मीन नीचे हो जाएगा, वहाँ पर भी बहुत कम पॉपुलेशन आपको मिलेगा, वहाँ पर भी आपको स्पार्स पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। उसके अलावा ऐसे एरिया भी जहाँ का टेम्परेचर या तो बहुत गर्म होता है या तो बहुत ठंडा होता है, जहाँ की मिट्टी पतली होती है और इनफर्टाइल होती है, मतलब उपजाऊ नहीं होती है, ऐसे एरियाज में भी पॉपुलेशन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ऐसे एरियाज में आपको सिर्फ वही लोग दिखेंगे जो कि हंटिंग करते हैं, मतलब शिकार करते हैं, गैदरिंग करते हैं, मतलब जंगलों से खाना जमा करते हैं, फिशिंग करते हैं, और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर खेती का ही एक तरीका है जिसमें कि एक पर्टिकुलर खेत में, एक पर्टिकुलर लैंड में एक बार खेती किया जाता है और उसके बाद उस जमीन को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि एक बार से ज़्यादा उस पर खेती हो ही नहीं सकता है। अगर उस पर दोबारा खेती करने का कोशिश किया भी जाएगा तो फसल ही नहीं उगेगा। यहाँ पर आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि लैंड रिसोर्सेज का हम लोग किस किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, अगर आपसे पूछा जाए कि सॉइल का जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है उसके बारे में लिखिए, तो आप ये लाइन लिख सकते हैं। और अगर आपसे सॉइल के इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के बारे में लिखने के लिए बोला जाए तो आप इस वाले लाइन को लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि डेंस पॉपुलेशन किस एरिया में पाया जाता है, घनी आबादी कहाँ पर पाई जाती है, तो आप इस वाले लाइन को लिख सकते हैं। और कम आबादी किस एरिया में पाई जाती है तो उसके बारे में आप इस वाले लाइन को लिखकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ तक लैंड रिसोर्सेज के अंदर ही एक सब टॉपिक है जो कि है लैंड यूज़। ज़मीन का हम लोग किस किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम लोग को डिटेल में पढ़ना है।
सबसे पहले यहाँ पर तो हमें समझना है कि लैंड यूज पैटर्न क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। लैंड इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, जमीन का हम लोग अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, फसल उगाते हैं जमीन पर, बिल्डिंग ऑफ हाउसेस, घर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड रेलवेज, हम लोग सड़क बनाते हैं, रेलवे लाइन बिछाते हैं, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, अपने पशुओं को चराते हैं, पशुओं को चारा देते हैं, ज़मीन से ही हमें मिलता है, ये सब काम हम लोग ज़मीन पर करते हैं। दिस इज़ कॉमनली नोन एज लैंड यूज़ पैटर्न, और इसी को लैंड यूज़ पैटर्न कहा जाता है। लैंड यूज़ पैटर्न के बारे में पढ़ना हमारे लिए इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर एक कंट्री को डेवलप करना है तो उसको पता होना चाहिए कि उसके देश में जितना ज़मीन है, कितने ज़मीन पर लोग घर बनाकर रहते हैं, कितना ज़मीन है जिस पर लोग खेती करते हैं, कितना ज़मीन है जिस पर फैक्ट्री बना हुआ है, और कितना ज़मीन है जिस पर कोई काम नहीं होता है, फालतू पड़ा है। अगर एक कंट्री को ये सब पता है, अगर एक कंट्री को अपने लैंड यूज़ पैटर्न के बारे में अच्छे से पता है, तो वो कंट्री अच्छे से प्लानिंग कर सकती है अपने कंट्री को और तेज़ी से डेवलप करने के लिए। द परसेंटेज ऑफ लैंड यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, मतलब कितने परसेंट ज़मीन का यूज़ किस काम के लिए हो रहा है, ये रीजन पर डिपेंड करता है, मतलब एरिया पर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम लोग पंजाब की बात करें तो वहाँ पर अधिकतर ज़मीन का यूज़ एग्रीकल्चर के लिए होता है, खेती के लिए होता है। लेकिन अगर हम लोग तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पर अधिकतर ज़मीन का यूज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए होता है, वहाँ पर आपको बहुत सारे फैक्ट्रीज़ देखने को मिलेंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड क्या होगा, एक ज़मीन को हम लोग किस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, खेती के लिए करेंगे कि उस पर फैक्ट्री बना देंगे, कि उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, उस पर बिल्डिंग्स बना के रहने लगेंगे, ये किस पर डिपेंड करता है, कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, पहला है फिजिकल फैक्टर और दूसरा है ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर्स में ज़मीन का रिलीफ फीचर आता है, मतलब ज़मीन समतल है कि पठार है कि पहाड़ी ज़मीन है। उसके साथ साथ ज़मीन का मिट्टी आता है, सॉइल, उसका मिट्टी कैसा है उससे भी हम लोग डिसाइड करते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है वहाँ का, ये भी हम लोग देखते हैं। मिनरल रिसोर्सेज कौन कौन सा प्रेजेंट है आसपास में, ये सब कुछ हम लोग देखकर डिसाइड करते हैं कि उस ज़मीन पर आखिर करना क्या है। उसी तरह से ये ह्यूमन फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है, जैसे कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, जिस ज़मीन को हम लोग यूज़ करने वाले हैं उसके आसपास कितने लोग रहते हैं, उसके साथ साथ वहाँ पर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं, और उसके साथ साथ वहाँ का सोशल रिक्वायरमेंट क्या है, लोगों की ज़रूरत क्या है। द स्टडी ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ अ नेशन। लैंड यूज़ पैटर्न को स्टडी करना, लैंड यूज़ पैटर्न को अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। अगर एक कंट्री को अपना इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा करना है, अपने कंट्री को डेवलप करना है, तो उस कंट्री को अपना लैंड यूज़ पैटर्न समझना पड़ेगा। इट हेल्प्स इन एसेसिंग शॉर्ट कमिंग्स इन द लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूज़ पैटर्न को स्टडी करके ज़मीन के यूटिलाइजेशन में, ज़मीन के इस्तेमाल में अगर कहीं पर कोई भी कमी आ रही है, अगर उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कहीं पर नहीं किया जा रहा है, तो उसको सुधारा जा सकता है, उसको असेस किया जा सकता है। एक कंट्री खुद में डिसाइड कर सकती है कि वो अपने लैंड का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहती है, और ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, पहला है डेवलपमेंट गोल और दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कितना नेचुरल रिसोर्स है उनके पास, इस पर डिपेंड करता है, और उनका गोल क्या है, वो अपने कंट्री को कितना डेवलप करना चाहते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। एक साइंटिफिक नॉर्म के हिसाब से, साइंस के हिसाब से 33% पूरे वर्ल्ड का जो एरिया है ना, उस पर फॉरेस्ट होना चाहिए, उस पर जंगल होना चाहिए, ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहे। लेकिन हमारे धरती पर अभी 33% फॉरेस्ट कवर नहीं है, सिर्फ 31.6% एरिया जो हमारे वर्ल्ड का है उस पर ही अभी फॉरेस्ट अवेलेबल है। आउट ऑफ दिस जितना फॉरेस्ट हमारे पास अवेलेबल है उसका 93% फॉरेस्ट जो है ना वो नेचुरली अकरिंग है, मतलब प्रकृति में अपने आप उगा है वो फॉरेस्ट, और बाकी का जो 7% है वो मैन मेड है, उसको इंसान लगाया है। पूरे दुनिया में फॉरेस्ट समान रूप से नहीं फैला हुआ है, ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट आपको दिखेगा किसी किसी कंट्री में, और किसी किसी कंट्री में बहुत कम फॉरेस्ट कवर आपको दिखेगा। इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग एक इनिशिएटिव लें, हम लोग एक शुरुआत करें फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखने का, जंगलों को बचा कर रखने का। और ऐसा हम लोग दो तरीक़ों से कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन को रोककर और एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देकर। डिफॉरेस्टेशन का मतलब आपको पता होगा, जब अधिक मात्रा में पेड़ों की कटाई होती है तो उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, और एफॉरेस्टेशन का मतलब भी आपको पता होगा, जब अधिक मात्रा में पेड़ लगाए जाते हैं उसको एफॉरेस्टेशन कहते हैं।
इस वाले डू यू नो में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, जिसमें कि पहले पॉइंट में एक कंट्री के बारे में बताया गया है जिसका नाम है सूरीनाम। ये साउथ अमेरिका का एक कंट्री है और यहाँ पर आपको मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर देखने को मिलेगा। इस कंट्री का जो टोटल एरिया है ना वो है 16.2 मिलियन हेक्टेयर और इसमें से 15.3 मिलियन हेक्टेयर में सिर्फ जंगल ही है। बाकी का जो 0.9 मिलियन हेक्टेयर बचा ना, इसी में मात्र लोग रहते हैं। दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि इंडिया में मैक्सिमम एरेबल लैंड है पूरे वर्ल्ड में। एरेबल लैंड हम लोग उस ज़मीन को बोलते हैं जिस पर खेती करके फसल उगाई जा सकती है। 1 नंबर पे इंडिया आता है, सबसे अधिक खेती करने लायक ज़मीन इंडिया के पास है। 2 नंबर पर यूएस आता है और 3 नंबर पे कोरोना वायरस आता है। हमारे पास लैंड का जो अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है। एक लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास ज़मीन अवेलेबल है, इसको हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं अनटिल एंड अनलेस हमारे पास कोई दूसरा प्लेनेट आ जाए, एक नया प्लेनेट हमें मिल जाए या हमारा ही प्लेनेट थोड़ा सा बड़ा हो जाए। इसी कारण से दुनिया भर के देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता है इसी नेचुरल रिसोर्स को लेकर, मतलब ज़मीन को लेकर। आप देखिए रशिया और यूक्रेन में झगड़ा हो रहा है, वो लोग भी ज़मीन को लेकर लड़ रहे हैं। इधर पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर ले लें, एकदम दाल भात का कौर समझ लिया है कि ऐसी झट से ले लेंगे। इस कारण से एक टफ कंपटीशन भी क्रिएट हो जाता है एग्रीकल्चर और बाकी सेक्टर्स के बीच में लैंड के यूज़ को लेकर कि कौन ज़्यादा लैंड इस्तेमाल करेगा। जो लोग खेती करते हैं, जो लोग किसान हैं, वो चाहते हैं कि उनको अधिक से अधिक ज़मीन मिले खेती करने के लिए, और जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो लोग फैक्ट्री चलाते हैं, वो चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन मिले फैक्ट्री बैठाने के लिए। हमारा जो लैंड रिसोर्सेज को बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करने होते हैं, जैसे कि सॉइल इरोजन, डिग्रेडेशन और डिफॉरेस्टेशन, और इन सब के बारे में हमने क्लास 7 में डिटेल में पढ़ा था। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग लैंड डिग्रेडेशन को कम करें ताकि हमारे पास जो लैंड रिसोर्स है उसका ऑप्टिमम यूज़ हम लोग कर पाएँ, उसका बेहतर यूज़ हम लोग कर पाएँ, और इससे हमारा भी फ़ायदा हो, हमारा जो प्रेजेंट जनरेशन है उसका भी फ़ायदा हो और हमारे फ्यूचर जनरेशन का भी फ़ायदा हो। लैंड मैनेजमेंट एक होलिस्टिक अप्रोच है, एक ऐसा चीज़ है लैंड मैनेजमेंट जो कि अकेले से नहीं होगा, सबको मिलकर एक साथ आना होगा। देश के लोगों को एक साथ आना होगा, देश की सरकार को भी एक साथ आना होगा, तभी बेहतर तरीके से लैंड मैनेजमेंट किया जा सकता है। इससे हम लोग एक प्रोडक्टिव और बैलेंस्ड इकोसिस्टम बना सकते हैं और जितने भी लोग हैं उनका जितना भी सोशियो इकोनॉमिक नीड्स है उसको फुलफिल कर सकते हैं। फाइनली हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और लैंड रिसोर्सेज को कंप्लीट कर लिया। अगले क्लास में हम लोग सॉइल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और इसके अगले क्लास में हम लोग वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़कर इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको इसका सेकेंड पार्ट भी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जाने से